इंट्रोडक्शन। आपका ये चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, चैलेंजेस एंड रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। हम देखेंगे इस वाले चैप्टर, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखा था कि आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, कैसे 5 ईयर प्लान को एग्जीक्यूट किया। फिर उसके बाद वाले चैप्टर में आप लोगों ने देखा किस तरह कांग्रेस का डोमिनेंस हो गया था पूरे इंडिया में। अब हम देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, है ना, भारत में कौन सी परेशानियां आती हैं, किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना रीस्टोर करती है, कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर दुनिया भर के इन्फ्लेशन आ जाते हैं, लोगों के विचार चेंज हो जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेसर, है ना, फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। उसके बाद हम देखेंगे 4th जनरल इलेक्शन को जो 1967 में हुआ था, यानी कि 3rd जनरल इलेक्शन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 4था जनरल इलेक्शन हम देखेंगे 1967 वाला। फिर उसके बाद हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये नॉन कांग्रेसिज्म, है ना, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इलेक्टोरल वर्डिक्ट देखेंगे, कोएलिशन को समझेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट आपका आ जाता है डिफेक्शन, दल बदल, है ना। पहले के समय में दल बदल चलता था, डिफेक्शन होता रहता था। क्या आज के समय में पॉसिबल है? नहीं, अभी तो एंटी डिफेक्शन लॉ बन चुका है, आज पॉसिबल नहीं है। अब जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका स्प्लिट इन द कांग्रेस। उसके बाद एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। अब प्रीवी पर्स क्या है, जब आगे हम पढ़ाएंगे इसको तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। फिर हम देखेंगे द 1971 इलेक्शन एंड रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस, क्योंकि शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री बनाया जाता है इंदिरा गांधी को, है ना। तो इंदिरा गांधी अभी नई प्रधानमंत्री बनी होती है, उसके पहले भी कांग्रेस में काफ़ी सीनियर लीडर हुआ करते थे। इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर इसीलिए बनाए ताकि इंदिरा गांधी अभी उम्र में छोटी थी, है ना, और इंदिरा गांधी उनकी सभी बातों को सुने, एक पपेट की तरह, एक पालतू तोते की तरह काम करें। पर इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया पॉलिटिकल कैरियर में, और इसीलिए 1971 में जब वो चुनाव जीत जाती हैं तो कांग्रेस दोबारा इसको एक बहुत बड़ी पार्टी उभर के सामने आती है ना। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे द कंटेस्ट, द आउटकम एंड आफ्टर। उसके बाद देखेंगे रीस्टोरेशन, एडिशनल टॉपिक, ये आप क्लास 9th और 10th में भी पढ़े हैं, बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी कोएलिशन सिस्टम। इसको भी छोटी मोटी बातें हम कर लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम के लिए स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा ये दोनों टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम जो है इसके बाद वाली वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला हम देखते हैं, अगला हम देखेंगे चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, है ना। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन मई 1964। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी 1964 में, 1964 में। दिस हैड जनरेटेड अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट द यूजुअल क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन। अब प्रधानमंत्री नेहरू जी की मौत के बाद लोगों के मन में काफ़ी चिंताएं होने लगी, काफ़ी लोग स्पेकुलेट हो गए कि आगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आफ्टर नेहरू हु, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आफ्टर नेहरू व्हाट। दुनिया भर के क्वेश्चन जो है लोगों के मन में चलने लगा कि नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगला प्रधानमंत्री हमारा कौन होगा। इसी क्रम में हम देखेंगे चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन में अनदर डाउट दैट मेनी आउटसाइडर हैड वाज वेदर इंडियाज डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट विल सर्वाइव आफ्टर नेहरू। जितने आउटसाइडर थे, है ना, जितने आउटसाइडर मतलब भारत के बाहर के लोग, जैसे अमेरिका, है ना, ब्रिटेन, इन लोगों के मन में ये चल रहा था कि अच्छा, तुमको मैं इसके पहले बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही सुचारू व्यक्ति थे, बहुत ही साइंटिफिक व्यक्ति, है ना। वो टेक्नोलॉजी के मामले में मतलब भारत को यही कहते थे कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में आगे जाए, आडंबरों में वो नहीं पढ़ते थे। बहुत ही साइंटिफिक व्यक्ति, बहुत ही सुझारू आदमी, और काफ़ी पढ़े लिखे भी थे और बहुत ही समझदार थे। तो नेहरू एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर थे भारत के लिए।
जब उनकी मौत हो जाती है तो दुनिया भर के देशों में ये क्वेश्चन हो जाता है कि नेहरू जी के बाद आखिर कौन भारत में आएगा, और जो आएगा भारत में, वी हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्स रीजन, हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आप तमिलनाडु में चले जाइए, तमिल भाषा बोली जाएगी, कर्नाटक में चले जाइए, कन्नड़ बोलेंगे लोग, बंगाल में जाइए बंगाली बोलेंगे, हमारे यहाँ देख लीजिए हिंदी बोली जाती है, बिहार में जाइए मैथिली आपको मिलेगा। तो दुनिया भर की भाषाएं हैं, दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर का खान पान है। तो ऐसी डाइवर्सिटी वाले देश में यूनिटी को अडॉप्ट रखना, यूनिटी को बनाए रखना, है ना, क्या पॉसिबल है? तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, वेदर इंडिया डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट विल सर्वाइव आफ्टर नेहरू। क्या नेहरू के मरने के बाद या फिर नेहरू के बाद भारत में डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाएगी? भारत एक लोकतांत्रिक देश बन के अभी भी कंटिन्यू कर पाएगा? वाई? इट वॉज फियर दैट लाइक सो मेनी अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इंडिया टू वुड नॉट बी एबल टू मैनेज डेमोक्रेटिक सक्सेस। अब वो डीकोलोनाइजेशन का समय चल रहा था, जितनी भी औपनिवेशिक ताकतें थी लोगों को आज़ाद कर करके अपने अपने देश वापस लौट रही थी। उस समय में भारत ने जिस तरह लोकतंत्र को, जिस तरह डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया था, तो क्या ये पॉसिबल था भारत के लिए कि नेहरू के बाद जो है डेमोक्रेसी को बनाए रखना? अचानक से हमारे प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है। प्रधानमंत्री का मतलब देश का मुखिया। अगर प्रधानमंत्री ना रहे तो लगभग सारे काम रुक जाते हैं, क्योंकि कैबिनेट का तो पावर वही उसी के पास होता है ना। जो कैबिनेट का प्रधान होता है हमारा प्रधानमंत्री होता है, और बिना प्रधानमंत्री के निर्देश से और आदेश से कैबिनेट कोई काम कर नहीं पाएगी। तो इतने बड़े देश को चलाने में नेहरू जी के बाद किस तरह से लोकतंत्र स्थापित होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। इट वॉज fear of failure to democratic succession could be lead to a political role for the army। लोगों को ये लगने लगा कि अगर नेहरू जी की मौत हो गई है तो डेमोक्रेटिक सक्सेशन मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से भारत को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आर्मी की जरूरत पड़ेगी। अभी आप बांग्लादेश का हाल देख लीजिए, है ना। पाकिस्तान में, अभी हम पाकिस्तान की बताया, अगर पाकिस्तान की तुम लोग हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो जिन्ना के मौत के बाद पाकिस्तान में कंटिन्यूअस लगातार आर्मी जो है कूप करते आई है, सत्ता पलट होते रहा है पाकिस्तान में, आर्मी ही जाके सत्ता को संभाली है। तो लोगों को ये लग रहा था कि भारत में भी कुछ ऐसा होने वाला है। Besides, there was doubt if the newly leadership would be able to handle the multiple crises that awaited a solution, है ना। The 1960 dangerous decade। अब कहा गया कि मान लीजिए अगर कोई नया आ भी जाता है ना, अगर कोई नई लीडरशिप आ भी जाती है, तो क्या जो इस समय सिचुएशन चल रहा है, जिस तरह नेहरू जी, जिस तरह प्रधानमंत्री नेहरू भारत को डील कर रहे थे, अंग्रेज भारत को छोड़ के गए, दुनिया भर की पॉवर्टी, भारत में कुछ था ही नहीं, अंग्रेज भारत को खाली करके गए थे। तो क्या जिस तरह प्रधानमंत्री नेहरू जी अपने इस डेंजरस समय को डील कर रहे थे, क्या जो नई लीडरशिप होगी क्या बिल्कुल उन्हीं की तरह काम कर पाएगी? अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अभी आपको पता है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिवीजन एटसेट्रा could lead to a failure of the democratic project or even the disintegration of the country। जो व्यवस्था चल रही थी, दुनिया भर की पॉवर्टी थी, इनइक्वालिटी थी, अमीर गरीब का भेदभाव, है ना, महिला पुरुष में भेदभाव, नस्ल के आधार पे भेदभाव, दुनिया भर का डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन। अगला हम देखेंगे द पॉलिटिकल सक्सेशन। आप देखिए, the ease with which the succession after Nehru took place proved all the critics wrong। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को भारत का भावी प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता है। जितने भी क्रिटिक्स थे, क्रिटिक्स का मतलब आलोचक, आलोचना करने वाले, जो भी लोग मजे ले रहे थे भारत का, सबका मुंह बंद हो गया, सबको रॉन्ग प्रूफ कर दिया गया कि नहीं, भारत को चलाने के लिए भारत में और भी कई ऐसे नेता हैं जो भारत को अच्छे से चला, बहुत ही शानदार व्यक्ति। इनका लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी सिंप्लिसिटी के नाते जाने जाते हैं, काफ़ी सादगी भरा इनका जीवन। इनके बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री एक बार अपने पीएम आवास से निकल रहे थे और उनकी वाइफ को कुछ मार्केट जाना होगा,
उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री के जो प्रधानमंत्री जो बनते हैं उनके बंगलों में सरकार उनको गाड़ी भी प्रोवाइड करती है। प्रधानमंत्री के लिए गाड़ी वगैरह हर चीज़ का व्यवस्था होता है। तो वो क्या की, बाहर निकल कर आई और प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठकर मार्केट चली गई, मार्केटिंग करके वापस आ गई। मतलब ये मार्केट में थी, लाल बहादुर शास्त्री जी आए, बोले कि पीएम की गाड़ी कहाँ है, तो बोले मैम लेकर गई। जैसे ही उनकी वाइफ घर पे आती है, वो कहते हैं कि गाड़ी आप क्यों लेकर गए थे, और वो अपनी वाइफ से प्रधानमंत्री का गाड़ी बिना कार्यालय के इस्तेमाल करने की वजह से अपनी वाइफ से वो पेनल्टी लेते हैं, वो तेल का पैसा लेते हैं और उसको भारतीय खजाने में जमा करवाते हैं। सोचिए इतने ईमानदार और इतने सुचारू रहते थे। आजकल तो लोग छोटे मोटे पद पा जाना है तो उनका भाव बढ़ जा रहा है। नीचे अब आ जाता है हमारे देश में किसकी लीडरशिप आ जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जी का लीडरशिप आता है। लाल बहादुर शास्त्री इनके बारे में पढ़ेंगे। He was unanimously chosen as the leader of Congress parliamentary party, thus became the country's next prime minister. कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है इनको भारत का प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है ना। चलिए इस वीडियो को हम थोड़ी देर में अभी स्टार्ट करते हैं। अब हम बताएंगे कि लाल बहादुर के शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। He was unanimously chosen as the leader of Congress parliamentary party and thus became the country's next prime minister. लाल बहादुर शास्त्री को सभी कैबिनेट के लोग मिलकर तत्कालीन रूप में प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। शास्त्री was a non-controversial leader from Uttar Pradesh who had been a minister in Nehru's cabinet for many years. नेहरू जी की कैबिनेट में लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही सालों से क्या रहे हैं, मंत्री रहे हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से थे। नेहरू हैड कम टू डिपेंड अ लॉट ऑफ हिम ऑन हिम इन हिज लास्ट ईयर। नेहरू काफी क्लोज, शास्त्री जी नेहरू जी के काफी क्लोज आ गए थे, नेहरू जी के लास्ट ईयर आते आते तक बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। He was known for his simplicity and commitment to principle. वो अपनी सिंप्लिसिटी के नाते जाने जाते थे। वो एक बार जो कमिटमेंट कर देते थे, एक बार जो कह देते थे, उसको पूरा करने के लिए जाने जाते थे लाल बहादुर शास्त्री। Earlier he had resigned, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप डाल सकते हैं एग्जाम्पल में। क्या earlier he had resigned from the position of railway minister accepting moral responsibility for a major railway accident। अब बताइए इस तरह का नेता, इस तरह के लीडर भारत को कैसे मिलेंगे। जब शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे नेहरू जी के कार्यकाल में, तो एक बार रेलवे एक्सीडेंट हो गया, रेलवे दुर्घटना हुई और शास्त्री जी को इतना तकलीफ हुआ कि वो अपने पद से रिजाइन दे दिए। क्या आज के समय में ये पॉसिबल है? आपको लगता है पॉसिबल है? हमारे नेता लोग, चलिए लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर 1964 से लेकर 1966 तक प्रधानमंत्री भारत का कौन था? 2 साल तक केवल थे। कारण यह है कि ताशकंद समझौते में शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इंदिरा गांधी को लाया जाता है। अभी हम आगे देखेंगे ताशकंद समझौता क्या था और क्या क्या हुआ था, है ना। ड्यूरिंग शास्त्रीज ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप द कंट्री फेस्ड 2 मेजर चैलेंजेस। शास्त्री जी की लीडरशिप में भारत में 2 मेजर क्राइसिस झेलनी पड़ी थी। पहला फूड क्राइसिस प्रेजेंटेड अ ग्रेव चैलेंज। फूड क्राइसिस थी, अनाज अच्छे से नहीं हुआ था, है ना, काफी लोग खाने के लिए परेशान थे, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ चुके थे। आप लोग ऐसे सिनॉप्सिस बना सकते हैं, आपके बुक में अगर कहीं जगह होगा तो आप उसको पेन से लिखते रहिए या पेंसिल से अंडरलाइन करते रहिए। दूसरा इंडो पाक वार 1965, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। इसी युद्ध का समझौता करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ताजिकिस्तान में गए थे, जिसका राजधानी, जिसका कैपिटल क्या है, ताशकंद है। इसी का समझौता करने के लिए सेंट्रल एशिया में ये देश पड़ते हैं, ताजिकिस्तान, है ना, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे देश कहाँ पड़ेंगे। शास्त्री फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान सिंबलाइज द कंट्री रिजॉल्व टू फेस बोथ दीज चैलेंजेस। शास्त्री जी का सबसे फेमस स्लोगन क्या था? जय जवान जय किसान।
वो किसानों की बात करते थे, वो देश की जवानों की बात करते थे। लाल बहादुर शास्त्री देश के युवाओं की बात करते थे। जय जवान कहीं ना कहीं देश के युवाओं को भी इंडिकेट कर रहा है, भारत की फौज को भी इंडिकेट कर रहा है, छोटे वर्ग में किसानों को भी इंडिकेट कर रहा है। इतनी अच्छी सादगी थी इनकी। चलिए, शास्त्री प्राइम मिनिस्टरशिप came to an abrupt end on 10 जनवरी 1966। ये डेट याद रखिएगा, 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो गया। क्यों? कारण क्या था? उनके मृत्यु, उनका डेथ, बहुत ही रहस्यमय उनका डेथ हुआ था। आज भी ये कंट्रोवर्सी का विषय है कि लाल बहादुर शास्त्री का डेथ कैसे हो गया। बेटा आप लोग क्लास 12th में एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपको ये सारा डेट याद रखना है। एमसीक्यूज में पूछा जाता है। एमसीक्यूज कैसे देगा? ऐसे क्वेश्चन दे देगा, 4-5 घटनाओं को ऐसे दिखा देगा, है ना। उसके बाद नीचे क्या करेगा? वो ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा ही है। अगर आपको डेट याद रहेगा तो उसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं। चलिए, ही एक्सपायर्ड इन ताशकंद उज्बेकिस्तान। सॉरी, मैं उधर ताजिकिस्तान बोल गया हूँ। उज्बेकिस्तान में एक जगह है ताशकंद, ताशकंद में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। पीछे आप ताजिकिस्तान लिख दीजिएगा, उसको काट दीजिएगा, ताजिकिस्तान नहीं है वो, उसके नीचे एक छोटा सा देश है उज्बेकिस्तान। He was there to discuss and sign an agreement with Muhammad Ayub Khan, then President of Pakistan, to the end of war। वो वहाँ क्यों गए थे? देखो, कोई भी देश का युद्ध होता है ना, अगर दो देश आपस में युद्ध करते हैं तो किसी न किसी समझौते के तहत युद्ध को बंद किया जाता है, रद्द किया जाता है। और पाकिस्तान की बहुत ही भयानक हार हो चुकी थी। इस हार को जो है इसमें शांति वार्ता करने के लिए ताजिकिस्तान में आज भी हमारा एयरफोर्स अड्डा है। आज भी हमारा एयरफोर्स बेस कहाँ पे है? ताजिकिस्तान में भी है। हमने वहाँ लीज पर ले रखा है और उस समय तक था। तो यहाँ पर ताशकंद समझौता होता है किसके बीच? लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद आयूब खान के बीच। उस समय क्या था? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था। आप पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यही आयूब खान मिलिट्री जनरल भी था और किस तरह इसने कूप किया था और कूप करके जो है पाकिस्तान की सत्ता को। हाँ, यहाँ मैप में देख लीजिएगा, ये उज्बेकिस्तान का मैप है, ये रहा आपका ताशकंद। और ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान का कैपिटल। ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान का कैपिटल, उसकी राजधानी है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, मैप में इसको देख लीजिएगा। मैं ये ऊपर वाला देश शायद बता दिया हूँ ताजिकिस्तान, ये नीचे वाला उज्बेकिस्तान। आगे चले। अब देखिए, हमारे देश के दो महानतम नेताओं की मौत हो चुकी थी। पहला नेहरू जी और दूसरा आप देखेंगे शास्त्री जी। अब भारत में चैलेंज आता है, पॉलिटिकल इशू होती है, अब कौन बनेगा, अब कौन आएगा भारत की गद्दी को संभालने के लिए। आप देखेंगे नेहरू वाले मैटर में भी यही हुआ था, पर शास्त्री जी मिले, वो भी एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे। अब कौन आएगा? उसके पहले आप लोग थोड़ा सा इसको नोट करिए। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में इसको देखिए। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में इसको देखिए। हो गया? चलिए, अब देखिए, अब हमारे पास केवल 2 मौका था, हमारे पास 2 कंसेप्ट था। पहला कि हम किसकी बातों को सुने, उन लोगों की बातों को सुने जो कांग्रेस में काफी सीनियर थे, बहुत ही लंबे समय से, जब हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तब से लेकर नेहरू जी के साथ खड़े थे, या हम उनकी सुने जो नेहरू के वंश से आती है। मैंने अभी तक में ना 3 प्रधानमंत्री मैंने बहुत ही दमदार देखा है। एक इंदिरा गांधी, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी और तीसरे नरेंद्र मोदी। आगे 10 साल बाद कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा तो उसमें मोदी जी का भी फोटो ऐसे लगा रहेगा। चलिए हम देखते हैं। तो सीनियर लीडर में थे आपके मोरारजी देसाई, एक और खड़े थे मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने के योग्य, और कुछ लोगों का मत था कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। थोड़ा मोरारजी देसाई के बारे में देखते हैं। मोरारजी देसाई हैड टू अर्लियर सर्व एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट, टुडेज महाराष्ट्र एंड गुजरात, एंड आल्सो मिनिस्टर ऑफ एट द सेंटर। सबसे बड़ी बात कि मोरारजी देसाई पहले क्या थे? बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर थे।
अभी तो महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गया है, उस टाइम में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक था और कंबाइन उनका नाम बॉम्बे था। बाद में देसाई जी मिनिस्टर, सेंटर में मिनिस्टर भी रह चुके थे। अब इनके बारे में देखते हैं। इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू हैड बीन कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द पास्ट। वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष भी रह चुके थे पास्ट में। उसके बाद नेहरू जी के काल में नेहरू जी के जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय क्या थी, शास्त्री जी के कैबिनेट में यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थी। अंडरलाइन कर लेना, PYQ में पूछा जा सकता है 1 नंबर। प्रेसिडेंट कब थी, पास्ट में थी, है ना। पास्ट मतलब जवाहरलाल नेहरू के समय में थोड़ी समय के लिए बनी थी, लेकिन जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो शास्त्री जी को क्या बनाए थे अपने कैबिनेट में, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। इसको नोट कर लीजिएगा, PYQ में ये पूछ सकता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है सपोर्ट फॉर इंदिरा गांधी। कुछ लोग इंदिरा गांधी के सपोर्ट में थे और कुछ लोग मोरारजी देसाई के सपोर्ट में थे। कुछ लोग चाहते थे कि इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ लोग क्या चाहते थे कि मोरारजी देसाई भारत के भावी प्रधानमंत्री बने। द सीनियर लीडर इन द पार्टी डिसाइडेड टू बैक इंदिरा गांधी बट द डिसीजन वॉज नॉट अनएनिमस। जो सीनियर लीडर थे वो चाहते थे क्या कि इंदिरा गांधी को क्या बना दिया जाए, भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अब देखो, मैंने अभी अभी कहा कि सीनियर लीडर नहीं चाहते थे, ये आगे चलकर सीनियर लीडर का स्वभाव बदल जाएगा। अभी सीनियर लीडर क्यों चाह रहे हैं कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनको लगता था कि जब ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इनकी उम्र तो छोटी है, हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग काफी सीनियर है कांग्रेस में, तो ये हर एक काम वही करेंगे जो हम लोग चाहेंगे, ये एक पपेट की तरह काम करेंगे। इनको बेटा ऐसे ही आयरन लेडी नहीं कहा जाता है, ये अपने दम पे कांग्रेस को दोबारा खड़ा करती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। आगे देखते हैं। अब ये अनएनिमस था, इन लोगों का जो डिसीजन था अनएनिमस था, किसी का मत था कि इंदिरा गांधी बने और किसी का मत नहीं था। The contest was resolved through a separate ballot among Congress MP। एक सेक्रेट बैलेट कराया जाता है, भैया कितने लोग चाहते हो कि ये प्रधानमंत्री बने, है ना। The इंदिरा गांधी डिफेंडेड मोरारजी देसाई। अब दो, मान लो ऑप्शन में 2 लोग थे, एक तो मोरारजी देसाई थे और एक कौन थी, इंदिरा गांधी थी। एक बैलेट रख दिया जाता है, बोला जाता है जो जितने MP, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे कांग्रेस के हैं, उस समय तो मैक्सिमम कांग्रेस के ही थे, है ना। वो अगर चाहते हैं इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना तो वो मान लीजिए बैलेट पेपर है, उसमें आप इंदिरा गांधी का नाम लिख के डाल दीजिए। जो मोरारजी देसाई को चाहते हैं वो लोग मोरारजी देसाई का नाम लिख के डाल दीजिए। तो इस बैलेट इलेक्शन में जीतता कौन है, इंदिरा गांधी। रिफ्लेक्ट द मैच्योरिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी। हाउ डिस्पाइट द इंटेंस कंपटीशन फॉर लीडरशिप देयर वाज अ पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर। बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होने की अपेक्षा हो रही थी, काफ़ी वाद विवाद होगा, लेकिन बहुत ही प्यार से, बहुत ही सही तरीके से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है बिना किसी दिक्कत के। इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर। अब हम इंदिरा गांधी को देखें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1966 टू 1977, है ना। 1966 से लेकर 1977 तक कौन प्रधानमंत्री रहा, इंदिरा गांधी। एंड 1982 1984 उसके बाद जब चुनाव हुआ तो 1980 से लेकर 1984 तक फिर कौन रहता है, इंदिरा गांधी। अब बताओ, तुम लोग कहोगे सर ये बीच में हार कैसे गई। कारण था 1975 का इमरजेंसी। अब ये इमरजेंसी में क्या हुआ था, ये ठीक इसके बाद वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, है ना। अभी इमरजेंसी लीड नहीं करना है, इमरजेंसी का टॉपिक इसके बाद वाले चैप्टर में। पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एज ए यंग कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1958। ये जब हमारा स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम को लेकर, ये काफी यंग थी इंदिरा गांधी जी, उसमें भी काफी उन्होंने योगदान दिया। कांग्रेस की प्रेसिडेंट बना दी गई थी 1984 में, 1958 में। मिनिस्टर इन शास्त्री कैबिनेट, अभी पीछे आपको बताया है कि शास्त्री जी का जब कैबिनेट चल रहा था तो उसमें ये मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थी। लेड द कांग्रेस पार्टी टू विक्ट्री इन 1967, 1970
1918 जनरल इलेक्शन, 1967 के इलेक्शन में, 1971 के इलेक्शन में और 1980 के इलेक्शन में इन्होंने अपने दम पे कांग्रेस को जिताया था। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे PYQ में ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या? क्रेडिटेड विद द स्लोगन गरीबी हटाओ, विक्ट्री इन 1971, वाह। एंड फॉर पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, न्यूक्लियर टेस्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखो उन्होंने इंदिरा गांधी ने टोटल 10 तरह के काम किए थे, जो डायरेक्ट काम उन्होंने किया था। सबसे पहला तो ये जीती क्यों थी? इन्होंने भाषण दिया था बहुत ही फेमस, गरीबी हटाओ। उस समय बहुत ज्यादा लोग गरीब हुआ करते थे। अब जब इन्होंने देखा तो इनको देवी की तरफ पूजने लगे, अरे वाह हमको तो ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया जो हमारी गरीबी ही खत्म कर देगा, है ना। और दूसरी बात 1971 का जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में, जो ईस्ट पाकिस्तान भारत ने किस में कन्वर्ट करा दिया था? बांग्लादेश में। ये भी हम पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा दिए हैं। तो इन दोनों की वजह से जीत जाती है और जीतने के बाद ये बहुत चीज अपनी मन से, याद रखिएगा मेरी बात को, मैंने आपको पीछे बताया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर चाहते थे कि वो उनकी इच्छा से काम करें, पर वो आते ही वो 10 तरह के कुछ ऐसे काम कर दिए जो उन्होंने अपने क्या किया, उन्होंने कर दिया। सबसे पहले प्रीवी पर्स को बैन किया। प्रीवी पर्स क्या होता है अभी बता रहा हूँ। उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया, सभी बैंकों का राष्ट्रीय, लगभग 14 से 15 बैंक ऐसे थे जिसका उन्होंने क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कर दिया। न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने किया। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी उन्होंने काम किया। और देखो मैंने 10 बताया ना, अब आगे ETC लगा दीजिएगा, एटसेट्रा, 2-3 एग्जाम्पल देकर एटसेट्रा। असैसिनेटेड इन 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। उन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा, उन्हीं के जो रक्षा के लिए जो लोग लगे रहते हैं वो मिल उनकी हत्या कर देते हैं। अब बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है कि सर प्रीवी पर्स क्या होता है? प्रीवी पर्स होता क्या है आखिर? प्रीवी पर्स, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो कुछ राजा महाराजा लोग ना भारत में विलय, भारत में मिलना नहीं चाहते थे। वो लोग अपना अलग ही देश बनाना चाहते थे, क्योंकि वो सदियों से राजा थे, उनके पास हवेली थी, हजारों एकड़ खेत थे, सिपाही थे, हाथी थे, घोड़े थे। तो आप पहले चैप्टर में इस चीज को कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, मैं शॉर्ट में इसको खत्म कर रहा हूं। तो वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता लोगों ने मिलकर हमारे राजाओं को कहा कि हम आप अपना महल रखिए, है ना, आपको आपका महल दे दिया हम लोगों ने, पर ये जो आप सेना रख रहे हैं, आप सेना मत रखिए, आप भारत में विलय कर लीजिए, आपको महल रखने का अधिकार है, लेकिन आपको टाइटल नहीं रखना है, आप कोई भी टाइटल नहीं रख सकते। भारत सरकार आपको, आप राजा हैं, आपके सम्मान में कुछ जो रकम है आपको हर महीने प्रीवी पर्स के रूप में दिया करेगा। तो ये एक स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहा था राजा महाराजाओं को, उनके लड़कों को, तत्पश्चात उनके लड़कों को। पर इंदिरा गांधी आए, उन्होंने कहा कि ये इक्वालिटी के खिलाफ है। हमारे भारत के संविधान में क्या है? इक्वालिटी की चर्चा है। आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, सबको एक समान जीना है, सबको एक समान अधिकार है। तो भैया ये प्रीवी पर्स क्या कर रहा है? राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, और ये एक मजबूत निर्णय लेती है और प्रीवी पर्स को खत्म कर देती है। ये थी इनकी कहानी। अब ये आगे क्या की नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। सेशन में फिर हम देखेंगे इंदिरा गांधी के बारे में। अभी तो हमने पीछे क्या देखा, इंदिरा गांधी के बारे में छोटी छोटी बातों को देखा हमने, किस तरह उनको असैसिनेट कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है ना। अब हम आगे समझेंगे उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया, किस तरह उन्होंने कांग्रेस को एक ओहदे पर ले गई। She was politically active but served as a minister only for a short period. बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए पॉलिटिकली काफी एक्टिव थी, पर मिनिस्टर वो काफी शॉर्ट पीरियड के लिए रही, है ना। अंडर करेंट the senior Congress leader may have supported Indira Gandhi in the belief that her administrative and political experience would compel her to be depend on them for support and guidance. ये पूरी की पूरी लाइन अंडरलाइन कर लो, ये पूरी की पूरी लाइन लिख लो, है ना। पूछे बोल रहा है कि जो सीनियर लीडर है वो क्यों सपोर्ट किए थे इंदिरा गांधी को?
सीनियर लीडर ने इंदिरा गांधी को केवल एक ही बात के लिए सपोर्ट किए थे कि इंदिरा गांधी, उनको विश्वास था कि इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेटिवली या फिर पॉलिटिकली, है ना, इनएक्सपीरियंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव का उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिटिकल उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और वो पूरा का पूरा काम किसके सहारे, किसकी गाइडेंस पे करेंगी, हमारे ही गाइडेंस पे करेंगी। बात को समझो, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, है ना। जैसे कि मान लो मैं किसी व्यक्ति को रख रहा हूँ एक बहुत ही पावरफुल पद पे, जो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है, पर क्योंकि मैंने उसके ऊपर एहसान किया है, मैंने उसको उस पद पर बैठवा दिया है, तो क्या उम्मीद करूँगा कि वो मेरे तौर तरीके से काम करे। पर ऐसा होता नहीं है। इंदिरा गांधी अपने तौर तरीके से काम करने लगती हैं। कैसे, आपने पीछे एग्जाम्पल में देखा, बैंकों का नेशनलाइज कर दी, बिना पूछे प्रीवी पर्स को ख़त्म कर दी। मोरारजी देसाई काफ़ी गुस्सा हो गए थे, इसीलिए मोरारजी देसाई कांग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। चैलेंजेस शी फेस ड्यूरिंग हर टाइम, ये सारे चैलेंजेस वो फेस कर पा रही थी। जैसे फेस विद दिस डिफिकल्टीज शी सेट आउट टू गेन कंट्रोल ओवर द पार्टी एंड टू डेमोंस्ट्रेट हर लीडरशिप स्किल। इंदिरा गांधी इस चीज को बहुत ही शुरुआती दौर में ही समझ गए कि हमारे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है, और इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने बड़े ही साहस से उन्होंने अपने कंट्रोल को कांग्रेस पे लाया कि कांग्रेस मेरे कंट्रोल में रहेगी। जो भी कांग्रेस में लीडर रहेगा, अगर कांग्रेस में रहना चाहता है तो उसे मेरे तौर तरीके से काम करना पड़ेगा। फोर्थ जनरल इलेक्शन, आपके चैप्टर का नाम मेन थीम यहां शुरू होता है ना। आगे देखते हैं, अ लैंडमार्क ईयर इन इंडियाज पॉलिटिकल इलेक्टोरल हिस्ट्री। व्हाई? हो गया। जो फोर्थ जनरल इलेक्शन था वो कैसे एक लैंडमार्क ईयर निकल के आया, है ना। 1967, इसके कंटेक्स्ट कौन देखते हैं। टू प्राइम मिनिस्टर हैड डाइड इन क्विक सक्सेशन एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर हु वाज बीइंग सीन एज द पॉलिटिकल नोवाइस had been in office less than a year. The period was fraught with great economic crisis resulting successive failure of monsoon. उस समय देखो, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी उस समय दिक्कतें क्या चल रही थी। क्या, पहली बात तो मानसून का फेलियर था, है ना। दूसरा क्या, वाइड स्प्रेड ड्रॉट, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सीरियस फूड शॉर्टेज हो गई थी, डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी काफी घट चुका था हमारा, ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमारी जीडीपी भी खत्म हो चुकी थी, है ना। एक्सपोर्ट कंबाइंड विद अ शार्प राइज इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे मिलिट्री पर भी काफी खर्चा हो रहा था। मतलब ले देकर इंदिरा गांधी का पूरा कार्यकाल क्या रहा, डिस्टर्ब रहा जब वो प्रधानमंत्री बनती है। उसके बाद चौथा जनरल इलेक्शन होता है। द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज, पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइस। किसी भी चीज का दाम बढ़ने की वजह से जो देश की, भारत की जनता थी वो क्या करने लगी, प्रोटेस्ट करने लगी, हंगामा करने लगी। बंधन एंड हड़ताल, गवर्नमेंट रिएक्शन, दुनिया भर के बंधन होने लगे, दुनिया भर के हड़ताल होने लगे। फिर गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन हुआ ये भी देखेंगे। The Communist and Socialist Party launched struggle for greater equality. जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, मैक्सिमम आपको ये कहाँ दिखेगा, द्रविड़ भारत में, दक्षिण भारत में, है ना। जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो सब की सब क्या करने लगे, हड़ताल और बंधन का सपोर्ट करने लगे। This period also witnessed some of worst Hindu-Muslim riots since independence. आजादी के बाद हमको इस दंगों में हिंदू मुस्लिम दंगे भी देखने को मिले, काफी सिचुएशन खराब हो चुकी थी। अपोजिशन पार्टी वर इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशरिंग द गवर्नमेंट। जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी सब के सब एक हो चुके थे। मानकर चलो माहौल कुछ यूं था कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी एक तरफ थी और भारत की सारी पार्टियां एक हो गई।
इस बात को समझना बेटा कि भारत की वो भी पार्टियां एक हो गई थी जिनके विचार ही नहीं मिल रहे थे। अब आप खुद सोचिए, कम्युनिस्टों का विचार सोशलिस्टों से कैसे मिल सकता है? राइट और लेफ्ट दोनों तरह के विचार वाले एक हो गए थे। एक आम को इमली कहता है, एक इमली को लौकी कहता है, पर दोनों मिलकर इंदिरा गांधी को क्या बोल रहे थे? गलत बोल रहे थे। अब एक बात बताओ, जब दो अलग अलग विचारों वाले लोग एक साथ काम करेंगे तो लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। Parties opposed to the Congress realized that the division of their votes kept the Congress in power. जितनी भी पार्टी अपोजिशन में थी उनको ये रियलाइज हो गया कि हमारे वोट्स का क्या है? डिवीजन है। हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, हमारे वोट बढ़ जाते हैं और यही पावर बनता है कांग्रेस के लिए, यही कांग्रेस को जीतने का एक कारण है। क्यों ना हम एक हो जाएं? हमने इंट्रोडक्शन में बताया ना, हम कोएलिशन को समझेंगे, गठबंधन। कोएलिशन का मतलब गठबंधन। क्यों ना हम एक हो जाएं और एक होकर देश की सरकार को चलाएं। Thus parties that were entirely different, कंसेप्ट को समझना, वो पार्टी जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, disparate in their programs and ideology, most important, उनके प्रोग्राम, उनके आइडियोलॉजी, उनके विचार सब के सब क्या थे? अलग थे। Got together from एंटी कांग्रेस फ्रंट, ये सब के सब एक हो गए और उन्होंने क्या बनाया? एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाया कि हाँ अब हम कांग्रेस को हराएंगे, एक होकर। They felt that inexperience of Indira Gandhi and the internal factionalism, ये बहुत ही अच्छा शब्द आया है, फैक्शन। अभी आपको फैक्शन हम बता रहे हैं, ठीक है ना? फैक्शन, फैक्शन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। फैक्शन क्या होता है अभी बता रहा है। इंटरनल फैक्शनलिज्म विद इन द कांग्रेस प्रोवाइडेड देम एन अपॉर्चुनिटी टू टॉपल द कांग्रेस। जितने भी अपोजिशन वाले थे सबको ये लगने लगा कि इंदिरा गांधी का इनएक्सपीरियंस, मतलब इंदिरा गांधी तो काफी युवा थी, बहुत लंबे समय से तो पॉलिटिक्स में थी नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली नहीं थी, उनका इनएक्सपीरियंस और कांग्रेस के अंदर जो फैक्शन चल रहा है, फैक्शन का मतलब कांग्रेस के अंदर भी लोग इंदिरा गांधी से गुस्सा हो गए थे। मैंने आपको बताया है ना कि इंदिरा गांधी सीनियर सिटीजन इंदिरा गांधी को इसलिए प्रधानमंत्री के पद पर लाए, उनको लग रहा था इंदिरा गांधी उनके तरीके से काम करेंगे, पर इंदिरा गांधी उनके तौर तरीके से काम नहीं कर रही है। जब एक ही पार्टी में लोगों के विचार बदल जाए, लोग एक दूसरे से सहमत ना हो, तो क्या कहा जाता है? पार्टी में फैक्शन आ गया है, फैक्शनलिज्म बढ़ गया है। फैक्शन समझ में आ गया? चलिए इसको नोट करिए, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए अगला हमारा टर्म क्या है? नॉन कांग्रेसिज्म। नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब सिर्फ इतना समझ लो, कांग्रेस के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र या फिर कांग्रेस के खिलाफ चल रही विचारधाराएं, चल रही आइडियोलॉजी क्या है? नॉन कांग्रेसिज्म। नॉन कांग्रेसिज्म कंसेप्ट को, टर्म को, इस शब्द को सबसे पहले किसने कहा था? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया बेटा ना बहुत ही दमदार नेता थे, मिट्टी से जुड़े हुए थे, किसानों के नेता थे। अब तुम लोग कहोगे कि सर आप सभी नेताओं को अच्छा बता रहे हैं, इंदिरा गांधी को भी अच्छा बोल रहे हैं, इनको भी अच्छा बोल रहे हैं। देखो पॉलिटिक्स में होता है, बस आइडियोलॉजी नहीं मिल रही थी। ये तो लोग बहुत ही नेक लोग, पर आइडियोलॉजी नहीं मिल रही थी। हमारे आज की तरह नेता नहीं थे। अगर संविधान बनाने की जिम्मेदारी अगर आज के नेताओं को दे दिया जाए तो जो गोरखपुर के नेता हैं वो गोरखपुर को अपने कब्जे में कर लेंगे, जो दिल्ली के नेता है वो पूरे दिल्ली को अपने कब्जे में कर लेंगे। ये उस समय के नेता हैं जो जिनका लिखा हुआ संविधान आज तक चल रहा है ना? अब देखिए नॉन कांग्रेसिज्म कंसेप्ट को सबसे पहले कौन लेकर आए? राम मनोहर लोहिया। इन नाम PYQ के लिए, CUET के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार CUET में ये नाम आया था कि who has adopted the term non कांग्रेसिज्म। ऑप्शन सी में था ये, राम मनोहर लोहिया। ध्यान से देखो, he also produced the theoretical argument in its defense। उन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म क्यों कहा, उनके मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म शब्द को रखा, उसके पीछे वो एक आर्गुमेंट देते हैं। क्या? कांग्रेस रूल वाज अनडेमोक्रेटिक एंड अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का ये शासन चल रहा है अनडेमोक्रेटिक है, दुनिया भर के दंगा चल रहा है,
प्रीवी पर्स इनके पिताजी दिए थे, प्रीवी पर्स को ये हटा दिए, बैंक को नेशनलाइज कर दी। Therefore, the coming together of the non-Congress party was necessary for the reclaiming democracy of people. इसे उन्होंने कहा कि जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टी है, मतलब कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, सबको क्या होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा और एक होकर कांग्रेस को हटाना पड़ेगा, दोबारा लोकतंत्र को लाना पड़ेगा। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, नॉन कांग्रेसिज्म। 1-2 नंबर के कंसेप्ट में ये पूछा जा सकता है। और देखो, मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि राम मनोहर लोहिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता है, तो इनके बारे में थोड़ा देखिए, है ना। 1910 से लेकर 1967 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट लीडर एंड थिंकर, फ्रीडम फाइटर, है ना, एंड अमॉन्ग द फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सीएसपी का फाउंडर यही थे, सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। After the split of the parent party, the leader of the socialist party later the संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी का भी डिवीजन हो जाता है, बाद में किसके लीडर बन जाते हैं, संयुक्त सोशलिस्ट। मेंबर ऑफ लोकसभा रहते हैं 1963 से लेकर 1967 तक। फाउंडर एडिटर ऑफ मैनकाइंड एंड जन, यहाँ जन का मतलब क्या है, जन का मतलब क्या है, पीपल, जन का मतलब पीपल। known for original contribution to a non-European socialist theory. As a political leader, best known for sharp attack on Nehru. एक बात याद रखना, जब नेहरू जी का कार्यकाल चल रहा था तो अपोजिशन में राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्ति थे, बहुत ही दमदार सवाल नेहरू से पूछा करते थे और नेहरू जी इनका बहुत ही सम्मान किया करते थे। आपको मैं पहले बता चुका हूं, जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ था तो जो अपोजिशन वाले हैं वो खड़े होकर बोल रहे थे कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा प्रधानमंत्री मिला और बहुत ही फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ। ये अपोजिशन वाले कह रहे थे। आज के समय में देखो, अपोजिशन वालों का अलग ही राग चलता है। ये एक ऐसे अपोजिशन वाले थे जो नेहरू जी से डायरेक्ट क्वेश्चन करते थे और नेहरू जी काफी शालीनता से उसका जवाब देते थे। नेहरू जी का जितना सम्मान ये करते थे उससे भी ज्यादा सम्मान नेहरू जी इनका किया करते थे। इसीलिए मैं उस टाइम के सभी नेताओं को महान कहता हूँ। उस टाइम के सारे नेता महान थे, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। उनकी स्ट्रेटेजी बहुत ही शानदार थी, नॉन कांग्रेसिज्म वाली, है ना। तो ये आप थोड़ा सा इसका ऐसे बैकग्राउंड देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इंपॉर्टेंट है और नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी इनकी इंपॉर्टेंट है। चलिए, द इलेक्टोरल वर्डिक्ट, क्या विवाद था, इलेक्टोरल वर्डिक्ट देखते हैं। द फोर्थ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली वर हेल्ड इन फरवरी 1967। ध्यान से सुनो, सेंटर का भी चुनाव हुआ और राज्य का भी चुनाव हुआ, यानी कि लोकसभा का भी चुनाव होता है। 1967 में लोकसभा का भी चुनाव होता है और स्टेट असेंबली का भी चुनाव होता है। स्टेट असेंबली का भी चुनाव किया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री भी चुना जाएगा और मुख्यमंत्री भी, मतलब दोनों चुनाव एक साथ हो रहा है। बैकग्राउंड देखेंगे इसका हम लोग। फर्स्ट इलेक्शन पर कांग्रेस विद नेहरू, पॉपुलर डिस्कंटेंट, पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस। अच्छा देखो, एक शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा पॉलिटिकल साइंस में, पोलराइजेशन। इससे आप लोग डरना नहीं और जितना हो सके इस शब्द का इस्तेमाल, इस वर्ड का इस्तेमाल आप लोग एग्जाम में करिएगा। मैंने आपको पढ़ाया था, चैप्टर का नाम था इन द बायोपोलैरिटी, है ना। पोलर का मतलब क्या, एक ही पोल की ओर इकट्ठा हो जाना, पोलराइजेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरे खिलाफ कई सारे लोग होकर किसी एक मुद्दे पे काम कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन। सभी लोग इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ, तो इसमें हम यही देखेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस, सभी पॉलिटिकल फोर्स कांग्रेस के खिलाफ हो गई थी, पोलराइज हो गई थी। पोलराइजेशन उसी को कहा जाता है। इस टर्म को कहीं नोट कर लीजिए, आप एग्जाम में इसका यूज, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आंसर लिखने के लिए आपके पास क्या अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी। आपके शब्दकोश में आपके पास वर्ड होना चाहिए, वरना 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिखोगे फिर गायब हो जाओगे। समझ में आ रहा है। अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं
तो आप कम से कम आदत डालिए, आप किसी भी चीज को 250 वर्ड में लिख दें। आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए, आपको कम से कम 200 से 250 शब्दों में आप लिख दें। अगर मैं मान लीजिए आपसे ऐसे ही खड़ा करता हूँ, बोलता हूँ चलो यूएस हेजेमोनी के बारे में कुछ बताओ, तो तुम 250 शब्द लिख सको। और ये 250 वर्ड आप कैसे लिखेंगे? जब आपके पास शब्द होंगे, आपके पास वोकैबुलरी होगी, है ना? तो ये सब चीजों को आपको ध्यान देना है। इलेक्टोरल वर्ड भी कहेंगे पॉलिटिकल अर्थक्वेक। पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहा गया, अभी हम समझेंगे। मैं इसका आप लोगों को एक आउटलाइन दे दे रहा हूँ। इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक इसलिए कहा गया कि इस चुनाव में, इस इलेक्शन में कांग्रेस मैक्सिमम स्टेट असेंबली की चुनाव हार जाती है। ये पहली बार हुआ। कांग्रेस, सोचो नेहरू जी के काल से कांग्रेस का डोमिनेशन चल रहा था। लोकसभा का चुनाव तो कांग्रेस किसी तरह जीत जाती है, लेकिन कौन सा चुनाव हार जाती है? मैक्सिमम स्टेट का चुनाव कांग्रेस हार जाती है। मैक्सिमम बड़े बड़े राज्यों का, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाती है, राजस्थान का चुनाव हार जाती है, मध्य प्रदेश के चुनाव में बिहार उसको मिलती है, बिहार का चुनाव हार जाती है। बड़े बड़े राज्यों में कांग्रेस की हार हो जाती है। और किसमें? स्टेट असेंबली में, न कि सेंटर में। आगे देखते हैं। द कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा बट विद द लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स एंड शेयर ऑफ वोट्स सिंस 1952। कांग्रेस किसी तरह लोकसभा में क्या पा जाती है? मेजॉरिटी पा जाती है। पर 1952 में कांग्रेस को जितना वोट मिला था उतना वोट नहीं मिला, उतनी सीटें नहीं जीत पाई। कांग्रेस काफी कम सीटों से, मान के चलो केवल मेजॉरिटी इतना सीटें ही कांग्रेस को मिल पाती है। आपके बुक में दिया हुआ है कई कॉर्नर में कि कितना सीट कांग्रेस जीती थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना? इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था नेहरू जी 400 समथिंग था, है ना, टोटल सीट। तो कांग्रेस का भी लिखा होगा, पर ये एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। हाफ ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड। आधे से ज्यादा जो कैबिनेट में मंत्री थे इंदिरा गांधी के पिछले कार्यकाल में, सब के सब हार गए। आधे लोग क्या हो गए? हार गए। द पॉलिटिकल स्टालवार्ट हु लॉस्ट इन देयर कंस्टिट्यूएंसीज इंक्लूडेड। अब देखो कितने महत्वपूर्ण लोग हार गए। स्टालवार्ट मतलब जो काफी धुरंधर थे, कांग्रेस के कैबिनेट में जो काफी धुरंधर नेता थे, जैसे कामराज तमिलनाडु से हार गए, एसके पाटिल महाराष्ट्र में हार गए, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल में हार गए, केबी सहाय बिहार में हार गए। ऐसे लोग जो है हार जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ मोदी जी बनारस में हार गए, है ना? जैसे मैं आपसे कहूँ कि योगी जी गोरखपुर में हार गए। गोरखपुर तो योगी जी का ही गढ़ है, अपने ही गढ़ में हार के मान लो। तो ये सभी लोग अपने अपने गढ़ में क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। कांग्रेस की ये कंडीशन रहती है। अच्छा सुनो, ये कंडीशन आखिर आती क्यों है? पहली बात पोलराइजेशन हो गया था, सभी कांग्रेस के लीडर एक साथ हो गए थे, और कांग्रेस के सीनियर जिनके विचार नहीं मिल रहे वो भी आपस में एक हो गए। सोचो, विचार ही नहीं मिल रहे हैं। और कांग्रेस इस समय 2024 में भी वही कर रही है जो कांग्रेस के साथ पहले। देखो ये नेता लोग ना इतिहास की ही चीजों को दोहराते हैं। कांग्रेस के खिलाफ जो चीजें हो चुकी हैं, राहुल गांधी जी सेम स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। आप कभी दिमाग लगाइएगा। आगे देखते हैं। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी चीजें क्यों हो रही थी, तो आप आंसर लिख देंगे इसका आराम से। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट लेवल में कांग्रेस का सिचुएशन क्या था? किसका सिचुएशन? कांग्रेस का। राज्य के स्तर पे भैया लोकसभा में तो किसी तरह मेजॉरिटी ला दी, पर स्टेट असेंबली में क्या सिचुएशन था? पहला, द कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी एज मेनी एज 7 सीट, 7 स्टेट। पहली बात तो 7 राज्यों में इनकी मेजॉरिटी चली गई। इन 2 अदर स्टेट डिफेक्शन प्रिवेंटेड इन फ्रॉम इनफॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा क्या है डिफेक्शन। क्या बताऊंगा? डिफेक्शन। ये डिफेक्शन क्या होता है? दल बदल। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस को छोड़ के चले गए जीतने के बाद। पहले ही होता था। अब आप चुनाव जीत कर अपनी पार्टी नहीं बदल सकते, आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। 1984 में इसकी शुरुआत शायद की गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। These 9 states were Congress lost. Power were spread across the country. जो सबसे महत्वपूर्ण 9 राज्य थे कांग्रेस हार गई। कौन कौन सी? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला।
ये सारे राज्य को जो है कांग्रेस हार गई और ये सारे महत्वपूर्ण राज्य थे, यहाँ से लोकसभा की सीट ज्यादा होती है ना। स्टेट असेंबली में भी इनकी पूरी हार हो गई थी, ये लोकसभा नहीं, ये स्टेट असेंबली में कांग्रेस की पूरी हार हो गई थी। समझ पा रहे हैं आप लोग? किसी कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लीजिए, तो नहीं तो हम आगे बढ़े। अब ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कांग्रेस, कुछ जहाँ कांग्रेस हारी, जो बड़े बड़े राज्य हैं, रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, सब कांग्रेस हार गई। समझ आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए। रीजनल पार्टी, अब इंपॉर्टेंट के तौर पे ना कुछ छोटी मोटी बातें आ जाएगी, छोटी मोटी पार्टियां हैं, कौन कौन सी पार्टियां एक हुई, इनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। मद्रास में क्या सिचुएशन था? रीजनल पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कजाकम, द्रविड़ मुनेत्र कजाकम, जिसका नाम है डीएमके, केम टू पावर बाय सिक्योरिंग अ क्लियर मेजॉरिटी, है ना। अब देखिए मद्रास में कौन सत्ता में आ जाता है? डीएमके आ जाती है। याद रखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्टेट की बात कर रहा हूँ कि सेंटर की बात कर रहा हूँ? मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। मैंने पीछे बताया है कि सेंटर में तो ऑलरेडी कांग्रेस आ चुकी थी, बहुत ही कम वोट से कांग्रेस जीती थी, लेकिन मेजॉरिटी किसी तरह ला दी थी। ये राज्यों की बात अब हो रही है कि जो सीएम वाला सिस्टम चल रहा है उसमें, तो मद्रास में कौन आ गया था? डीएमके पार्टी। हाँ, डीएमके का बेटा फुल फॉर्म और डीएमके के सभी नेताओं के बारे में पढ़ लीजिएगा। द्रविड़ मुनेत्र कजाकम, दक्षिण भारत में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है ये। दिस वाज द फर्स्ट टाइम एनी नॉन कांग्रेस पार्टी हैज सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स ओन इन एनी स्टेट। ये पहली बार हुआ था कि कोई नॉन कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में अपनी मेजॉरिटी लेकर आए, ये पहली बार हुआ था। इन सभी घटनाओं के पीछे केवल एक ही कारण है, सभी पार्टियों का एक हो जाना, कांग्रेस के लिए नॉन कांग्रेसिज्म पॉलिसी चलाना, कांग्रेस के विरोध में बातें करना, जनता को बहका देना, सभी सीनियर लीडर का कांग्रेस से सेपरेट हो जाना। आगे हम देखेंगे। The DMK won power after having led a massive anti-Hindi agitation by students against the center of issue of imposing of Hindi as the official language. DMK ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। DMK ने क्या किया? DMK ने कहा कि कांग्रेस जो है ना हिंदी को इम्पोज करना चाहती है, नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहती है, और दक्षिण भारत वाले शुरू से इसके खिलाफ थे। जितने भी स्टूडेंट थे सब के सब क्या हो गए? कांग्रेस के खिलाफ हो गए। वाज द डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस ओवर? अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या कांग्रेस का डोमिनेशन खत्म हो गया? नहीं, अब आपको देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी का रोल, लेकिन पूरा रोल आपको देखने को मिलेगा अगले चैप्टर में। अब यहाँ से इंदिरा गांधी थोड़ा स्टैंड करना शुरू करेंगे। हम देखेंगे थोड़ा सा इनके बारे में। डीएमके के नेता हैं सी नटराजन अन्नादुराई, इनका नाम याद रखिएगा बेटा, मैं आपको कहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सी नटराजन अन्नादुराई, इनका कार्यकाल देख लीजिएगा आप लोग। चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 1967 में। और जर्नलिस्ट, पॉपुलर राइटर एंड ओरेटर, इनिशियली एसोसिएटेड विद द जस्टिस पार्टी से भी इनका संबंध रहा है कुछ दिनों तक। लेटर ज्वाइन द्रविड़ कजाकम, बाद में किसको ज्वाइन किए? द्रविड़ कजाकम को ज्वाइन किए 1934 में। और इन्होंने डीएमके बनाया एज अ पॉलिटिकल पार्टी 1949 में। अ प्रोपोनेंट ऑफ द्रविड़ कल्चर, ही वाज अपोज्ड टू इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एंड लेड द एंटी हिंदी एजिटेशन। दक्षिण भारत में ना समझो ये दक्षिण भारत के नेहरू हैं, दक्षिण भारत के राम मनोहर लोहिया हैं। दक्षिण भारत के काफी फेमस नेता हैं। उन्होंने एंटी हिंदी एजुकेशन को चलाया कि जो सेंटर है वो हिंदी चलाया, पीछे पढ़े हैं। सपोर्टर ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी टू स्टेट, हाँ ये बात जान लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी देने के ये पक्ष में थे। जब हमारा संविधान बन रहा था विवाद नहीं हुआ कि राज्य को कितनी शक्तियां दी जाए, केंद्र को कितनी शक्तियां दी जाए, तो 3 तरह का लिस्ट बनाया गया। पहला कौन सा लिस्ट बोलो? यूनियन लिस्ट। दूसरा कौन सा लिस्ट? स्टेट लिस्ट। तीसरा कौन सा? कंकरेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसमें दिक्कतें होने लगी कि राज्य को कितनी शक्तियां दी जाए। तो ये जो सी नटराजन अन्नादुराई थे, ये इस पक्ष में थे कि स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, है ना, स्टेट ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखेंगे गठबंधन। थोड़ा सा गठबंधन में ध्यान दीजिए। अच्छा देखो, इस तरह का ना कार्टून बनाकर आपके एग्जाम में पूछेगा। मैं आपको आपके ग्रुप में कार्टून वाला भी क्वेश्चन आंसर देता हूँ, उसको ध्यान से पढ़ा करिए। इस तरह का कार्टून बनाकर भेजेगा। ये कार्टून क्या बताना चाहता है? देखिए, दुनिया भर की ये पार्टी है, बीकेडी, एसएसपी है, अकाली दल है, दुनिया भर की ये पार्टियां हैं। ये सारी पार्टी एक ही रास्ते पर, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ध्यान देना, एक ही साइकिल पे चल रही है। इसका मतलब समझ पा रहे हो? सब पार्टियों का देखो पहिया अलग अलग है, लेकिन रास्ता एक है। पहिया क्या इंडिकेट कर रहा है? इनकी आइडियोलॉजी। हर पार्टी की आइडियोलॉजी एक है, पर कांग्रेस को हराने के लिए एक रास्ते पे चल रहे हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं? पोलराइजेशन। अगर ये इंग्लिश देके क्वेश्चन पूछ दे तो आप पोलराइजेशन का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। थोड़ा देखते हैं। अब ये वो दौर था जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनने लगी थी। क्या? Since no single party had got majority, various non-Congress party came together to form a joint legislative party. अब कांग्रेस का दबदबा इतना भी कम नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, सभी पार्टियां आपस में मिलकर एक ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टी बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त विधायक दल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संयुक्त विधायक दल। That supported non-Congress government, इसको हम कहते हैं एसवीडी गवर्नमेंट, है ना? संयुक्त विधायक दल ने सभी लोगों ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई, अपना मोर्चा चालू कर दिया था। अच्छा, एक बात ध्यान सुनो। कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है? चौधरी चरण सिंह जो है आगे की ओर चल रहे हैं, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ नॉन। सोचो, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी सब के सब एक साथ है, और सबको लीड कौन कर रहा है? चौधरी चरण सिंह, है ना? जीवन में हमेशा याद रखना, जिनके विचार नहीं मिलते हैं वो आपस में ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। अगर वो लंबे समय तक चले आ रहे हैं तो समझिएगा जब वो एक दूसरे से अलग होंगे तो बहुत ही भयानक स्थिति होगी। वो हर कुछ कर बैठेंगे एक दूसरे से अलग होने के लिए। तो जब विचार न मिले तो साथ छोड़ देना चाहिए। आगे चलते हैं, कोएलिशन को समझेंगे थोड़ा सा। In most of these cases, the coalition partners were ideological inorganic. The SVD government in Bihar, अब देखो कौन कौन सी पार्टियां एक हुई थी, ध्यान समझना। बिहार की एसवीडी गवर्नमेंट के साथ कौन कौन से थे? 2 सोशलिस्ट पार्टी थी। कौन कौन सी? एसएसपी, पीएसपी, और इनके साथ सीपीआई। सीपीआई को कौन सी पार्टी थी? सीपीआई लेफ्ट को सपोर्ट करती थी। जनसंघ राइट वालों को सपोर्ट करते थे, राइट आइडियोलॉजी को, लेफ्ट आइडियोलॉजी को। ये सभी लोग किससे मिल गए जाकर? एसवीडी गवर्नमेंट से, जो बिहार की थी। समझ में आ गया? तो ये आपका सिनॉप्सिस बना लीजिएगा कि एसएसपी, पीएसपी और इनके साथ साथ, यानी कि अलॉन्ग विद, इनके साथ साथ लेफ्ट को सपोर्ट करने वाली सीपीआई, है ना, राइट को सपोर्ट करने वाली जनसंघ, ये सब के सब कांग्रेस को हराने के लिए एसवीडी को आके मिल गई। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब को हम पहले क्या बोलते थे? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। पंजाब में देखो क्या हुआ? अकाली पार्टी का दबदबा चल रहा था। अकाली पार्टी से कौन कौन मिल गया? सारे संत ग्रुप, सारे मास्टर ग्रुप, है ना, साथ ही साथ सीपीआई भी मिली। अच्छा देखो, सबसे शानदार चीज क्या हुआ कि सीपीआई 1964 में सीपीआई में इन्फ्लेशन आ गया। सीपीआई पार्टी के अंदर लोगों के विचार बदल गए, तो कुछ लोग सीपीआई से अलग होकर एक पार्टी का निर्माण किए जिसका नाम था सीपीआईएम। ये पार्टी बिल्कुल विरोध करती थी सीपीआई का। अब थोड़ा यहाँ पर देखो, सीपीआई और सीपीआईएम ये दोनों एक साथ हो गए, अकाली दल में आकर मिल गए। साथ ही साथ एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ, ये पार्टी भी आ गई। समझ में आ रहा है? कांग्रेस को हराने के लिए देखिए देश की जितनी पार्टियां थी सब एक हो गई, और कांग्रेस उस भीड़ में अकेली। अब एक बात बताओ, मैं इंदिरा गांधी को एक महान नेता क्यों न कहूँ? आपको मालूम है सबको पछाड़ देंगे, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? आयरन लेडी। एक ऐसी औरत जो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदल दी। इन सभी लोगों को अभी देखना, सबको मुंह की खानी पड़ेगी। इस बार ये लोग जीत गए ना, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ेगी। देखो, डिफेक्शन को समझ लीजिए थोड़ा सा। अभी डिफेक्शन हम आपको बता चुके हैं, लेकिन डेफिनेशन देख लीजिए। डिफेक्शन मींस एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी
on whose symbol he or she was elected and joined another party. मतलब अगर कोई व्यक्ति मान लो कांग्रेस से है, कांग्रेस से वो क्या बन गया, एमपी बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, और एमपी बनने के बाद वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिफेक्शन, यानी दल बदल। अच्छा, क्वेश्चन ये है, क्या डिफेक्शन इस समय पॉसिबल है? नहीं, इस समय पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ बन चुका है ना। अगर आज के दौर में अगर आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के बाद आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो वो जो है लॉ आपके ऊपर लग जाएगा और आपका सदस्य जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। डिफेक्शन प्लेड अ मेजर रोल इन मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट, काफी रोल ये भी निभाया। द ब्रेकवेल कांग्रेस लेजिस्लेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंस्टॉलिंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन 3 स्टेट, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इन तीनों राज्यों में भी डिफेक्शन का बहुत ही ज्यादा रोल था। अच्छा देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हम देखते हैं, आया राम गया राम। ध्यान से देखो, द कंटेस्ट realignment of 15 political loyalties in this period gave the rise to expression आया राम गया राम। और इस डिफेक्शन की वजह से एक बहुत ही फेमस जो है एक शब्द निकल के आया, आया राम गया राम। क्यों निकल के आया है फेमस, और तुम भी लोग अभी हंसने लगोगे, क्यों? एक हरियाणा के बहुत ही दमदार नेता थे, उनका नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ, हाँ नाम दिया हुआ, उनका नाम था गयालाल। क्या नाम था उनका? गयालाल जो है क्या थे, हरियाणा के एमएलए थे, है ना। उन्होंने 15 दिन के अंदर 3 बार, विदिन 9 आवर, हाँ उन्होंने 9 घंटे के अंदर में 3 बार पार्टी बदल दी। चुनाव जीतने के बाद 9 घंटे के अंदर उन्होंने क्या किया, 3 बार पार्टी को बदल दिया। एक बार इस पार्टी में थे, फिर इस पार्टी में, फिर उस पार्टी में, है ना। तो गयालाल के द्वारा, है ना, गयालाल के इस हरकत की वजह से एक स्लोगन फेमस हो गया, आया राम गया राम। अच्छा बताओ, आज के समय में आप आया राम गया राम किसको कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण नेता, लेकिन हाँ ये भी बहुत शानदार नेता है आज के समय में, नीतीश कुमार। बिहार के खूब पार्टी को भी चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा किसकी पार्टी को ये ज्वाइन किए थे, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है कभी कभी, है ना, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। चलिए अगला हम देखेंगे स्प्लिट इन द कांग्रेस। यहाँ हम समझेंगे कांग्रेस का स्प्लिट, कांग्रेस कैसे 2 अलग अलग विचारों में टूट जाती है। कांग्रेस रिटर्न पावर इन द सेंटर में कांग्रेस पावर में आई, पर उसको क्या कीमत चुकानी पड़ी कि कांग्रेस को मेजॉरिटी पूरी तरह से उसकी घट जाती है ना, और कई सारे राज्यों में कांग्रेस का पावर खत्म हो जाता है। द रिजल्ट प्रूव दैट द कांग्रेस कुड बी डिफेंडेड एट द इलेक्शन, और ये साबित हो गया कि अब इलेक्शन में कांग्रेस को भी हराया जा सकता है। पिछले चैप्टर में आप पढ़े थे नेहरू वाले टाइम में, जब पहला चुनाव हुआ था 1952 में, कि कांग्रेस को हराना इम्पॉसिबल है, और अब क्या दिख रहा है कि कांग्रेस को भी हराया जा सकता है। रियलिटी क्या थी, कांग्रेस शुड हैव बीन डिफीटेड बट देयर वर नो सब्स्टिट्यूट। भले ही कांग्रेस हार गई पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। भैया लाओगे किसको केंद्र में, कौन आखिर बनने लायक है प्रधानमंत्री? Most non-Congress coalition government in the state did not survive for long. ये लोग जितने लोग नॉन कांग्रेस लोग राज्यों में कोएलिशन करके एक सरकार बनाए थे ना, ये ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाए। मैं आपको बताया हूँ ना, अगर विचार नहीं मिलेंगे तो ये लोग लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। They lost majority and their new combinations were formed or president rule had been imposed. ये मेजॉरिटी हार गए, कई सारे नेता दोबारा किसमें आ गए, कांग्रेस में आ गए, और ये दोबारा आने के बाद वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा राज्य में। अब देखिए स्प्लिट इन द कांग्रेस, ये आपका याद रखिएगा। अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, और 100% पूछेगा बेटा, याद रखना, ये मैं कह रहा हूँ 100% पूछेगा। आगे देखते हैं, the real challenge to the Indira Gandhi came not from the opposition but from within her own party. कांग्रेस को सबसे ज्यादा चैलेंज किसी अलग पार्टी से नहीं मिला, सबसे ज्यादा दिक्कत अपोजिशन है, उनकी खुद की ही पार्टी ने दिया। क्या? सिंडिकेट।
किसने दिया? सिंडिकेट मेंबर ने। अब हम सिंडिकेट किसको कह रहे हैं, बात समझना। सिंडिकेट का मतलब तुम नॉर्मली समझ लो, एक ग्रुप कैसा ग्रुप? आइडियोलॉजिकल ग्रुप, आइडियोलॉजिकल ग्रुप है ना, एक तरह का क्या है? ग्रुप है। जितने भी सीनियर मेंबर थे कांग्रेस के, अब उन सबका एक ग्रुप बन गया, और वो सीनियर मेंबर नहीं चाहते थे कि अब कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी रहें। अब वो लोग अपने में से ही किसी सीनियर को नेता बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का चुनाव चल रहा था। इंदिरा गांधी वीवी गिरी को बहुत मानती थी, वो चाहती थी वीवी गिरी प्रेसिडेंट बने, बाकी लोग उनके विरोध में थे। अब यहाँ से कांग्रेस स्प्लिट होगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। देखिए कैसे। 10 सिंडिकेट का मतलब समझ गए? द सिंडिकेट हैड प्लेड अ रोल इन द इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर। सिंडिकेट का बहुत बड़ा रोल था इनको प्रधानमंत्री बनाने में, इंदिरा गांधी को। इंश्योरिंग हर इलेक्शन एज द लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी। These leaders expected Indira Gandhi to follow their advice. इन सभी सिंडिकेट मेंबर का एक्सपेक्टेशन ये था कि इंदिरा गांधी इनके एडवाइस को मानेंगे। Gradually, however, Indira Gandhi attempted to assert her position within the government and the party. लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं अपना खुद का पोजीशन बनाऊंगी, अपने विचारों से काम करूंगी, मैं आपके कहने पे काम नहीं करूंगी। ये बहुत ही हिम्मती डिसीजन था इंदिरा गांधी के लिए। एक महिला होकर और इतने पुरुषों को, इतने सीनियर लीडर को इस तरह कर देना, ये काफी साहस भरा काम है। शी चूज हर ट्रस्टेड ग्रुप एडवाइजर आउटसाइड द पार्टी। ये पार्टी के बाहर से जो इनको जो कांग्रेस में नहीं थे, ये उनके ऊपर विश्वास करते थे, जो बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे इंदिरा गांधी को, उनके एडवाइस को फॉलो करते थे। स्लोली एंड केयरफुली शी साइडलाइन द सिंडिकेट। और धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने जितने भी सिंडिकेट मेंबर थे सबको साइडलाइन कर दिया, पार्टी से ही खत्म कर दिया। आगे देखते हैं द कांग्रेस द सिंडिकेट। अब देखो ये लड़ाई चालू कैसे हुई सिंडिकेट का और इंदिरा गांधी का, ये लड़ाई चालू कैसे हुई? An informal name given to the powerful influential leader from within the Congress। अब देखो उस समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, और राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो सिंडिकेट मेंबर थे, है ना, वो चाहते थे, पहले उसके पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये वाला। इट वॉज लेड बाई के कामराजन एसके पाटिल ऑफ बॉम्बे, है ना, ये देखिएगा, एस निजालिंगप्पा ऑफ द मैसूर, एन संजीवा रेड्डी ऑफ आंध्र प्रदेश, अतुल्य घोष ऑफ वेस्ट बंगाल। सिंडिकेट मेंबर में सभी लोग थे। सिंडिकेट मेंबर में सबका नाम याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता थे। किसके? कांग्रेस के काफी इंपॉर्टेंट नेता थे। बोथ लाल बहादुर शास्त्री एंड लेटर इंदिरा गांधी और देयर पोजीशन टू सपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द सिंडिकेट। चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो चाहे इंदिरा गांधी हो, जब ये लोग गवर्नमेंट में आए तो सिंडिकेट को इन लोगों का सपोर्ट था। दिस ग्रुप हैड डिसीव्ड say in Indira Gandhi's first council of minister and also in policy of formulation and implementation। अब देखो ध्यान समझो, ये लोग जितना उम्मीद किए थे कि इंदिरा गांधी के आने पे ये लोग मेरी तरह से काम करेंगे, पर इंदिरा गांधी ने ऐसा कुछ किया नहीं। इन सभी लोगों के सपनों पे समझो ताला लग गया कि इंदिरा गांधी पपेट की तरह काम करेंगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता है ये के कामराज के बारे में देख लीजिएगा, फ्रीडम फाइटर है ना, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये कामराज प्लान के तहत इनको बहुत जाना माना जाता है। इन्होंने कई बार कांग्रेस से पार्टी से रिजाइन दे चुके हैं अपनी वजह से, अपनी निजी कारणों की वजह से, है ना। इनके बारे में देख लीजिए, एस निजालिंगप्पा, इनके बारे में आप देख लीजिएगा, मेंबर ऑफ लोकसभा मैसूर के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ये 1968 से लेकर 71 तक। ये सभी लोग सिंडिकेट के मेंबर हैं, कांग्रेस के सीनियर क्या है? लीडर है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, अब ये वाला टॉपिक आप लोग खोलिए, कांग्रेस स्प्लिट। इस टॉपिक को आप लोग खोलिए तुरंत, जल्दी करिए। हो गया?
चलिए देखते हैं कांग्रेस जो है, यहाँ पे देखो सभी लोग वहीं पे डायग्राम बना लो, एक सिनॉप्सिस तैयार कर लो, मैं बताते जा रहा हूँ। कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक बनी कांग्रेस ओ जिसको ओरिजिनल कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस ओरिजिनल, और एक बनी कांग्रेस आर यानी कि कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट। क्या कहा जाता है? रिक्वेशनिस्ट, है ना। अब देखो आर का मतलब रिक्वेशनिस्ट और ओ का मतलब ओरिजिनल। इसको न्यू कांग्रेस भी कहा जाता है, उसको ओल्ड कांग्रेस भी कहा जाता है। ध्यान से देखिए, लीडर फ्रॉम द सिंडिकेट और सॉरी ये आपका ये न्यू कांग्रेस है और ये सॉरी ये ओल्ड कांग्रेस कहा जाता है इसको, और इसको न्यू कांग्रेस। सिंडिकेट मेंबर जो पार्टी बनाए उसको जहाँ जिस ग्रुप में चले गए उस ग्रुप को कहा गया कांग्रेस वो, और इंदिरा गांधी और उनके सपोर्टर जिस ग्रुप में गए उसको कहा गया कांग्रेस आर। अब समझ में आ गया? अगर आप एग्जाम में कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो कांग्रेस आर ही लिखिए, कांग्रेस ओ ही लिखिए। समझ में आ रहा है? कांग्रेस ओ में कौन गया? इस ग्रुप में कौन गया? जो सिंडिकेट मेंबर थे, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। इसमें कौन गया? इंदिरा गांधी और उनके समर्थक चले गए। सिंस इट वाज सॉरी हाँ यहाँ पे सिंस इट वाज इंदिरा गांधी Congress are that won the test of popularity. All these big powerful men of India politics lost their power and prestige after 1971. 1971 के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि 1971 में एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था पाकिस्तान से भारत का। स्पेशली भारत से नहीं हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा था, भारत ने मदद किया था, है ना। तो वहाँ पे पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी संख्या में लगभग 90,000 पाकिस्तानियों को एक साथ जो है सरेंडर करना पड़ा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस जीत के बाद इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा भारत में इंदिरा गांधी का नाम होने लगा और सभी लोग किसकी सपोर्ट में आ गए? कांग्रेस आर के सपोर्ट में आ गए। इंदिरा गांधी के पास दो चैलेंज था। पहला चैलेंज, सी इंडिकेट टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट। अब उन्होंने ठान लिया था कि हमको सिंडिकेट से एकदम अलग होना है, इंडिपेंडेंट होना, हम अपनी इच्छा से काम करेंगे। दूसरा, सी आल्सो नीडेड टू वर्क टुवर्ड रीगेनिंग द ग्राउंड दैट द कांग्रेस हैड लॉस्ट। अब वो दोबारा अपनी उस प्रतिष्ठा को पाना चाहती थी जो 1967 के चुनाव में जो खो चुकी थी। आप लोग देखिए कई सारे राज्यों को ये हार चुकी थी, इस प्रतिष्ठा को इंदिरा गांधी दोबारा पाना चाहती थी। तो इंदिरा गांधी ने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई, कौन सी बोल्ड स्ट्रेटजी अपनाई, इसको एक्सप्लेन करिए। तो आप पीछे पड़े होंगे गरीबी हटाओ का नारा, ये सारी स्ट्रेटजी थी। आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी का स्ट्रेटजी देखो, मैं जो बोला था ना आप लोगों को 10 पॉइंट प्रोग्राम, ये यहाँ पे आ भी गया है, अभी आप देखेंगे। आप सी कन्वर्टेड द पावर स्ट्रगल इनटू आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। जो ये पावर को खत्म किया और आइडियोलॉजी को बढ़ावा देना शुरू कर दी, है ना, विचारों से लोगों के मन को जीतो। दूसरा, सी लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव टू गिव गवर्नमेंट पॉलिसी लेफ्ट ओरिएंटेशन। ये दुनिया भर की ऐसी पॉलिसी को लेके आई जो लेफ्ट ओरिएंटेशन को बढ़ावा दे। लेफ्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? राइट ओरिएंटेशन का मतलब होता है राइट ओरिएंटेशन, राइट विचार वाले लोग ये चाहते हैं कि मार्केट फ्री हो जाए, मार्केट पे गवर्नमेंट का कोई अधिकार न रहे, और लेफ्ट वाले समाजवाद को बढ़ावा देते हैं, है ना, गवर्नमेंट का हर जगह जो है कंट्रोल होना चाहिए। सी गॉट कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अडॉप्ट 10 प्रोग्राम इन मे, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। मई 1967 में उन्होंने एक कांग्रेस कमेटी आपस में मिलकर इन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आया। इस प्रोग्राम के तहत क्या क्या था ध्यान से समझो। सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक, नेशनलाइज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन। आज भी होता है, हम लोग को फूड और ग्रेन बांटा जाता है। लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार, प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू द रूरल पीपल, यानी जो गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, सबको एक मकान मिले, है ना। While the syndicate leader formally approved that this left-wing program, they had serious reservation about the same. पर इसके बिल्कुल देखो, कांग्रेस के सिंडिकेट भी यही चाहते थे जो ये कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसको लेकर ये बहुत ही सीरियस नहीं थे। इन्होंने सोचा कि अगर इंदिरा गांधी ये सब अकेले कर जाएंगी तो हमको वो रिजर्वेशन, वो प्रिविलेज नहीं मिलेगा जो हम कांग्रेस में रहकर पा रहे थे। तो कुछ कारण ये भी है इंदिरा गांधी का। अगर पूछेगा आपसे कि 1971 का
में इंदिरा गांधी इतनी पॉपुलर कैसे हो गई, कैसे चुनाव को जीत गई थी। तो इन्होंने ये सारे कंसेप्ट को, इंदिरा गांधी इनकी यही स्ट्रेटेजी रही है। इसके आगे का पॉइंट अगले वीडियो में हम समझेंगे। चलो अब देखिए प्रेसिडेंट इलेक्शन 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब क्यों? क्योंकि जो हमारे पुराने राष्ट्रपति रहते हैं जाकिर हुसैन साहब, इनकी मौत हो जाती है अचानक से। अब देखो, द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर वैकेंट दैट ईयर डिस्पाइट मिस्टर गांधी रिजर्वेशन द सिंडिकेट मैनेज्ड टू नॉमिनेट हर लॉन्ग time opponent than Speaker of the Lok Sabha N. Sanjeeva Reddy as the official Congress candidate for the ensuring the president election। अब देखिए इनकी मौत के बाद ना एन संजीवा रेड्डी को क्या चाहते थे लोग, सिंडिकेट मेंबर लोग, ये भारत के राष्ट्रपति बने, है ना। ये काफी समय तक लोकसभा के सदस्य स्पीकर भी रह चुके हैं एन संजीवा रेड्डी। लेकिन इंदिरा गांधी क्या चाहती थी? इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, वीवी गिरी को क्या बनाया जाए? प्रेसिडेंट बनाया जाए। अब देखो यहाँ पर भी मतभेद हो रहा है, समझ में आ रहा है। She also announced several big and popular policy measures like the nationalization of the 14 leading private banks and the abolition of privy purse। इसके पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं, है ना। अब यहाँ पर पूरी कहानी मैं बताता हूँ, ज्यादा लिखा नहीं हुआ है। वीवी गिरी को क्या इंदिरा गांधी सपोर्ट करती है और एन संजीवा रेड्डी को सिंडिकेट मेंबर। तो इंदिरा गांधी के कहते हैं, अब तो इंदिरा गांधी ये कहती है ना कि आप लोग ओपन बैलेट करिए। ये जो सिंडिकेट मेंबर थे, इन्होंने कहा कि आप सभी लोगों को किसको वोट देना है? एन संजीवा रेड्डी को वोट देना। फोर्स किया कि आप लोग इन्हीं को वोट दीजिए। एक सीक्रेट बैलेट कराया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि आप लोग अपने खुले मन से वोट करिए। मैं चाहती हूँ वीवी गिरी जीते, आप जिसको जिसकी इच्छा है इन दोनों में से आप बैलेट पेपर में आप लिख कर नाम डाल दीजिए, और जिसका नाम ज्यादा संख्या में आएगा उनको हम राष्ट्रपति के चुनाव में उठाएंगे। तो सभी मैक्सिमम लोगों ने वीवी गिरी को वोट डाला और वीवी गिरी की लास्ट में जीत होती है और ये राष्ट्रपति बनते हैं। अब थोड़ा हम दो लोगों के बारे में समझेंगे, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बारे में। इंदिरा गांधी 14 तरह के बैंक को जो है नेशनलाइज कर दी थी, प्रीवी पर्स को ये बैन कर दी थी। अब प्रीवी पर्स को बैन करने के नाते ही मोरारजी देसाई इनके खिलाफ हो गए। इनके बारे में देखते हैं, ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों रह चुके हैं। ऑन बोथ द अबव इशू सीरियस डिफरेंसेस इमर्ज बिटवीन हिम एंड प्राइम मिनिस्टर रिजल्टिंग देसाई लीडिंग गवर्नमेंट। इनके बीच और इंदिरा गांधी के बीच काफी मतभेद हुए, जिसके कारण मोरारजी देसाई कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं। वीवी गिरी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीवी गिरी का कार्यकाल कब तक रहा है? हाई कमिश्नर सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है ना। सिलोन के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं और ये वाइस प्रेसिडेंट भी भारत के थे। आगे देखते हैं। अब देखिए 1969 में चुनाव होता है। चुनाव में सिंडिकेट मेंबर किसको सपोर्ट करते हैं? निजालिन गप्पा को, है ना। अंडरलाइन कर लीजिएगा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एस निजालिन गप्पा, नहीं सॉरी संजीवा रेड्डी, सॉरी संजीवा रेड्डी को फेवर में वोट करने के लिए ये कौन, उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? एस निजालिंगप्पा। इन्होंने एक व्हिप का मतलब एक ऐसे नोटिस जारी कर दिया, कहा कि जितने एमपी और एमएलए सभी लोग किसको वोट दीजिए? संजीव रेड्डी को। लेकिन जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर थे, इन लोगों ने एक सेक्रेट मीटिंग किया और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने कहा कि आप अपने कॉन्साइंस से वोट करिए, आप अपनी आत्मा का प्रयोग करिए, आप अपनी इच्छा का प्रयोग करिए, आप जिसको चाहे उसको वोट कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन संजीवा रेड्डी, दूसरे ऑप्शन वीवी गिरी। रिजल्ट क्या आता है? संजीवा रेड्डी की हार आ जाती है और वीवी गिरी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जीत जाते हैं। यानी कि आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो क्या होता है कि सिंडिकेट मेंबर की यहाँ भी हार हो जाती है। यहाँ पर भी वही होता है जो इंदिरा गांधी चाहती है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखिए, कांग्रेस पार्टी एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी। अब उन लोगों ने क्या किया? सिंडिकेट मेंबर ने इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि निजालिंगप्पा क्या थे? कांग्रेस के प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे। और यहाँ पे कांग्रेस क्या हो जाता है? नवंबर 1969 में डिवीजन हो जाता है। एक पार्टी बनती है कांग्रेस ओ और एक पार्टी बनती है कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ किसकी पार्टी है? जो सिंडिकेट का ग्रुप है। कांग्रेस आर किसकी पार्टी है? जो किसका ग्रुप है? इंदिरा गांधी का।
इंदिरा गांधी की आइडियोलॉजी क्या है? डिवाइड बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव, है ना। चलिए प्रीवी पर्स क्या था ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, ये बताने की जरूरत है। प्रीवी पर्स पिछले 5 मिनट पहले आपको बताया हूँ, है ना। प्रीवी पर्स हो गया, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। अच्छा देखो एक क्वेश्चन आता है, प्रीवी पर्स को हटाना अच्छा है या बुरा है? देखो उस टाइम, अभी तुम लोग किसी ने क्वेश्चन किया, तुम्हें किया ना, उस टाइम पे ये सही था। उस टाइम पे प्रीवी पर्स लगाना बिल्कुल सही था, लेकिन इस टाइम पे ये गलत था। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। हाँ, प्रीवी पर्स जो उस टाइम राजा थे उनको मिला, बात समझ में आ रहा है, पर उनके बच्चे ऐसे मिलना अच्छी बात नहीं है ना। तो ये आप दोनों कंसेप्ट को यहाँ पे डाल रखा हुआ है, आप दोनों कंसेप्ट को आप लिख सकते हैं कि जो जब दिया जा रहा था प्रीवी पर्स तब सही था, लेकिन अब सही नहीं है। अभी देखिए आपके संपत्ति के अधिकार को, पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? फंडामेंटल राइट था। अब क्या हो गया है? पॉलिटिकल राइट हो गया है ना। मान लीजिए सरकार को रोड बनाना है और रोड आपके घर से बगल से होकर जा रहे, तब तक आप जाके सुप्रीम कोर्ट में आप रिट डाल दीजिए कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायोलेशन हो रहा है। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को, राइट ऑफ प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर कहाँ डाल दिया गया? पॉलिटिकल राइट। एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, नॉन एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। देखिए प्रीवी पर्स के एबोलिशन में इंदिरा गांधी महत्वपूर्ण थी, इंदिरा गांधी हटाई थी। इसके विरोध में कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने कहा कि जितने भी हमारे राजकुमार थे, है ना, जितने भी राजकुमार थे उनके साथ बहुत ही क्या हुआ है? गलत हुआ है, उनके साथ ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। आगे, द गवर्नमेंट ट्राई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1970 बट इट वाज नॉट पास्ड इन राज्यसभा। गवर्नमेंट जो है ना प्रीवी पर्स को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने जा रही थी, संशोधन, लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया। राज्यसभा में पास क्यों नहीं आया? आप में से कौन आंसर देगा? क्योंकि राज्यसभा में वो लोग जाते हैं जो लोग राज्य से आते हैं, राज्य की मेजोरिटी होती है, और राज्यों में सबसे ज्यादा चुनाव कौन जीता था? नॉन कांग्रेस वालों ने। तो लोकसभा से तो पास हो जाता है, पर राज्यसभा से अमेंडमेंट पास नहीं हो पाता है। It then issue ordinance which was struck down in the Supreme Court, है ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इंदिरा गांधी made into a major election issue 1971 and got a lot of public support following its massive victory। और इसी तरह इंदिरा गांधी जो है जनता को ही बताती है कि देखिए ये लोग प्रीवी पर्स के समर्थन में है, हम गरीबी हटाएंगे। 1971 आते आते एक प्रीवी पर्स की एक मुद्दा बना कि इंदिरा गांधी बहुत ही बड़ी बहुमत से 1971 का चुनाव जीत जाती है। कांग्रेस की स्पीड मैं आपको बता दिया हूँ, कांग्रेस की स्पीड में क्या स्पीड से क्या हुआ? माइनॉरिटी में कांग्रेस आ गई। कांग्रेस आर का प्लान देखिए, इंदिरा गांधी वायरस की कई सारा कंपेन वो चलाई, है ना। अपने एक्शन को इंदिरा गांधी लगातार करती जा रही थी। उधर कांग्रेस एक की वजह से ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, कुछ और भी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, ये आकर धीरे धीरे कहीं ना कहीं कांग्रेस आर से मिल गई। अब यहाँ पे देखो कांग्रेस आर के सपोर्ट में कौन आ गया? डीएमके आ गया, जो पहले नहीं था अब आ गया, क्योंकि डीएमके को समझ में आ गया था कि कांग्रेस आर के साथ रहने में भलाई है। इंदिरा गांधी काफी फेमस होती जा रही है लोगों के बीच। अब हम देखेंगे 1971 का क्या इलेक्शन एंड क्या आपका लास्ट टॉपिक है, रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। किस तरह कांग्रेस जो है अपनी सत्ता को दोबारा पाती है। इन दिसंबर 1970 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। इंदिरा गांधी ने कह दिया कि 1970 में क्या करेंगे? लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे, लोकसभा को बंद कर देंगे। इन ऑर्डर टू एंड हर डिपेंडेंस ऑन पॉलिटिकल पार्टी। क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि जब उस टाइम ना इंदिरा गांधी के ऊपर कई पार्टियों का सपोर्ट था और इंदिरा गांधी चाहती थी वो अकेले शासन करना चाहती थी। वो चाहती थी कांग्रेस पूरी मेजोरिटी में रहे और किसी पार्टी का समर्थन रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इंदिरा गांधी ने दोबारा डिसॉल्व कर दिया लोकसभा को और वो दोबारा चुनाव लड़ती है। अब चुनाव होता है आपका जनरल इलेक्शन कौन सा? 1971 में। कौन कौन लोग थे? कांग्रेस ओ थी, कांग्रेस आर थी और अदर पार्टीज थे। कांग्रेस ओ में सिंडिकेट मेंबर, कांग्रेस आर में इंदिरा गांधी और अदर में जो और एसएसपी डीएमके सारी पार्टियां थी वो थी। इसमें हुआ क्या कि बहुत ही बड़ा ग्रैंड एलियंस बना, बहुत ही बड़ा गठबंधन हुआ। सारी पार्टियां दोबारा एक हो गई। किसको हराने के लिए? कांग्रेस आर को हराने के लिए। एक्स फैक्टर न्यू कांग्रेस, ध्यान से देखिएगा, ये आपसे थोड़ा कम समझिएगा। न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट इट्स बिग अपोनेंट लैक।
न्यू कांग्रेस, जो कांग्रेस आर थी उसके पास कुछ ऐसा था जो कांग्रेस ओ के पास नहीं था। वो क्या था? वो तो कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, रिमूव पॉवर्टी, हम गरीबी हटा देंगे। और दूसरा मुद्दा क्या था? सी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर को काफी बढ़ावा दे रही थी। इन पोजीशन ऑफ सीलिंग रूलर, वही जो टेट प्रोग्राम को चला रही थी ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट था कांग्रेस की जीत का। और इनका देखो, इनका कोई मतलब ही नहीं था, ये केवल क्या कर रहे थे? गठबंधन कर रहे थे। ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, इनके पास केवल एक ही मुद्दा था, किसको हटाओ? इंदिरा गांधी हटाओ। इनका नारा गरीबी हटाओ, इनका नारा, जैसे आज देखिए राहुल गांधी और पार्टी का नारा क्या है? मोदी हटाओ, है ना? सेम वही चीज चल रहा था, पर जीत कौन रहा है? कांग्रेस आर। अच्छा, नारा भी कितना शानदार है, इंदिरा हटाओ, और ये कौन हटाओ? देख लो, इंदिरा हटाओ और ये गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाओ जो नारा था ना, ये काफी मास्टर स्ट्रोक बन के निकला। इन हर जगह जो है गरीबी थी, आदिवासी समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग, माइनॉरिटी, विमेन, अनएम्प्लॉयड यूथ, सब गरीबी के कारण थे। उन्होंने अपने सब स्लोगन में बहुत ही जबरदस्त भाषण इंदिरा गांधी ने दिया था कि हम गरीबी को हटा देंगे। अब बताओ क्या हुआ होगा? चुनाव का रिजल्ट आ गया बेटा, देखो ध्यान से। The Congress RCPI alliance combined won 375 seats in the Lok Sabha, secured 48% of the vote. जिसमें से देखो कांग्रेस आर और सीपीआई आपस में मिलकर जो है कितना सीट जीत गए? 375 सीट, 375 सीट। कहाँ गया? ये दोबारा स्टार्ट हो गया क्या? नहीं। कहाँ थे हम लोग? अब देखिए, कांग्रेस जो है, सीपीआई और कांग्रेस मिलकर कितना सीट जीती लोकसभा के चुनाव में? 375 सीट, जिसमें इंदिरा गांधी अकेले कांग्रेस 352 सीट, 352 सीट ये अकेले जीत गए, खुद की मेजॉरिटी आ गई। अब इंदिरा गांधी एक इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर बनकर बाहर निकली। अब यहाँ कांग्रेस ओ को देख लो, कांग्रेस को 1/4 सीट भी नहीं निकाल पाई, है ना? तो ये लोग सभी लोग एलियंस बना कर ये लोग क्या हो गए? फेल हो गए। और इस तरह इतने भयंकर चुनाव को जीत गए, इंदिरा गांधी ने दोबारा कांग्रेस को क्या किया? रीस्टोर किया, रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। इतना आपको समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका चर्चा हम करेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्या है? 1971 का चुनाव कौन जीता? इंदिरा गांधी जीत गए। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस, उसके बाद क्या हुआ? इंडो पाकिस्तान युद्ध हुआ। कहाँ पे? बांग्लादेश में। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पाकिस्तान की गजब की हार हो गई, पाकिस्तान हार गया। She was seen not only the protector of the poor and underprivileged but also a strong nationalist leader. और ये युद्ध जीतने के बाद केवल ये गरीबों की नेता ही नहीं बल्कि एक लंबी राष्ट्रवादी नेता भी इनको माना जाने लगा। The opposition to her either within the party or outside the party of it simply did not matter. अब इंदिरा गांधी के लिए कुछ भी मैटर नहीं कर रहा था कि उनके पार्टी के लोग उनके खिलाफ हैं या फिर और लोग उनके खिलाफ हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी नेता बन चुकी थी। पाकिस्तान को इन्होंने डायरेक्ट हार दिया था बांग्लादेश में हराकर। ये बांग्लादेश वाला टॉपिक आप पहले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आउटकम आफ्टर, उसके बाद हुआ क्या? कांग्रेस की पार्टी दोबारा बनी। अब धीरे धीरे जब राज्य का चुनाव हुआ तो राज्यों में भी कांग्रेस की पार्टी बनने लगी। इंदिरा गांधी हैड वांटेड अ चैलेंज टू द लीडरशिप डोमिनेट द पोजीशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी अगेन। ये वो इंदिरा गांधी है जिनको कुछ नहीं पता था और सारी सीटें लगभग राज्य की हम लोग हार। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को एक ऐसे पायदान पे पहुंचाया जिस पायदान पे कांग्रेस पार्टी को जवाहरलाल नेहरू ने पहुंचाया। कांग्रेस का एक अस्तित्व बनाया इंदिरा गांधी ने। एक महिला होकर सिंडिकेट से उन्होंने लड़ा। सिंडिकेट के बाद उन्होंने पाकिस्तान का युद्ध इतनी बेहतरीन तरीके से जीता। एक बात बताएं, आप अपने ना घर के अगल बगल वालों से लड़ लो, घर वालों से नहीं लड़ पाओ। तो घर वाले क्या थे? सिंडिकेट थे। समझ में आ रहा है? आगे रिस्टोरेशन, दोबारा कांग्रेस की पार्टी आती है, कई सारे सुप्रीम लीडर कांग्रेस की पार्टी में आती है। जितने भी फैक्शन थे धीरे धीरे सारे फैक्शन खत्म होने लगे।
जितने भी दलित थी, महिलाएं थी, माइनॉरिटीज थे, सबको कांग्रेस ने एक साथ लेकर चलने लगा। कांग्रेस का अपना कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलने लगा। अब हम चैलेंजेस ऑफ सो कॉल्ड रिस्टोर कांग्रेस, डिस्पाइट इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल अथॉरिटी के साथ साथ इंदिरा गांधी कुछ ज्यादा ही अपनी सुपीरियरिटी को कुछ ज्यादा ही दिखाने लगे। इंदिरा गांधी अब इंदिरा गांधी को ये लगने लगा कि पूरा भारत अब उनके तौर तरीकों से चलेगा, पूरे भारत को अब अपने तरीकों से वो चलाएंगे, है ना। अब यहाँ पर आपका चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट। अब इंदिरा गांधी को ऐसा लग क्यों रहा है कि पूरा भारत इंदिरा गांधी के कहने पे चलेगा, हर चीज भारत के तौर तरीके से होगा, इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट हो गए, इनके अपोजिशन में कोई रहा ही नहीं। अब पता है ये कहाँ जा रहे हैं, अति की ओर जा रहे हैं। अब इंदिरा गांधी क्या कर रही हैं, अति कर रही हैं। अब ये अति में उन्होंने क्या क्या किया ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी सारा आप लोग जितना रिवीजन है आप लोग कर लीजिएगा। कहाँ तक हो गया ये, पेज नंबर 288 है ना, हम कर लिखेंगे। छोटा वाले बाबू को देख लीजिए, है ना। ये क्या बोल रहा है, चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक पूरा खुश हो गया, पार्टी उठी है तो आप लोग पार्टी करिए, बैलून को थोड़ा सा फोड़ दिया जाए, है ना। बैलून चैप्टर खत्म। थैंक यू।